डीएनए मित्रों, अब हम बंगाल के डरे हुए मुसलमानों का डीएनए टेस्ट करेंगे। बीते 10-12 सालों में आपने कई बार सुना होगा मुसलमानों को डराया जा रहा है, कौम खतरे में है। लेकिन आज पहली बार यही बात बंगाल के मुसलमानों के बारे में कही जा रही है। नैरेटिव फैलाया जा रहा है कि बंगाल का मुसलमान डरा हुआ है। मित्रों, स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि डर और असुरक्षा का सबसे बड़ा कारण सत्य से दूरी है। सत्य को स्वयं से दूर रखने वाले एक मौलाना ने डर और भय को देश के मुसलमानों से जोड़कर नई थ्योरी दे दी है। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के प्रमुख मौलाना साजिद रशीदी ने कुछ पुरानी घटनाओं का उदाहरण देकर कहा है कि मुसलमान बहुत डरे हुए हैं। सबसे पहले हम आपको मौलाना का डर वाला बयान सुना देते हैं। जिस तरह से रेलवे में दाढ़ी टोपी वाले को पकड़ कर पीटा जाता है, गाय के नाम पर जो कुछ उपद्रव हो रहा है, ये सारी चीजें इस बात को दर्शाती हैं कि मुसलमान को डराया धमकाया जा रहा है और मुसलमान कहीं ना कहीं डरा हुआ है भी सही, इसमें कोई दो राय नहीं है। सुना आपने, मौलाना साफ साफ कह रहे हैं कि मुसलमान डरा हुआ है, कौम डरी हुई है। ऐसा पहली बार नहीं है जब देश के सम्मानित 20 करोड़ मुसलमानों को डरा हुआ बताया जा रहा हो। कभी कोई मौलाना, कभी कोई नेता, तो कभी कोई बुद्धिजीवी समय और परिस्थिति देखकर अपने हिसाब से डर को परिभाषित करते हुए ऐसी बातें कह चुके हैं। सवाल तो यह है मित्रों, कौम डरी हुई है इसलिए पत्थर पुलिस पर बरसा रही है? कौम डरी हुई है इसलिए सड़कों को घेर रही है? कौम डरी हुई है इसलिए कैमरे पर जोर जोर से कह रही है गाय तो काटेंगे? ये जानते हुए कि बंगाल समेत पूरे देश का बहुसंख्यक समाज गाय को माता का दर्जा देता है, डरे हुए लोगों को जरा सुनिए तो सही। रोड में नमाज नहीं पढ़ने का नहीं खाया जाएगा, क्यों नहीं खाया जाएगा आप लोग ये बताइए। मुस्लिम लोग कर रहा करने दी, ये बात है बस, और कोई बात है कि हम लोग का हाथ बराबर होना चाहिए। कोई नमाज का रुकावट नहीं होना चाहिए, गोश्त का रुकावट नहीं होना चाहिए, कोई चीज रुकावट नहीं होना चाहिए। क्या ये डरे हुए लोग हैं? अब आप इस पूरी घटना को समझिए, जहां डरे हुए मुसलमान हिंसा कर रहे थे। कोलकाता के पार्क सर्कस 7 पॉइंट क्रॉसिंग पर भयभीत मुसलमानों की एक भीड़ जुटी। डरे हुए मुसलमानों की यह भीड़ शुभेंदु सरकार और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी कर रही थी। डरे हुए थे ये। सोशल मीडिया के जरिए बंगाल के डरे हुए मुसलमानों को इकट्ठा किया गया। हजारों लोगों की इस भीड़ ने 7 पॉइंट क्रॉसिंग की सड़कों को पूरी तरह ब्लॉक कर दिया। जब पुलिस ने इस भीड़ को नियंत्रित करना शुरू किया और कोलकाता के व्यस्ततम चौराहे से लोगों को हटाने की कोशिश की, तब डरी हुई कौम के लोग उग्र हो गए और पुलिसकर्मियों पर चारों तरफ से भारी पथराव शुरू कर दिया। उपद्रवियों ने सड़क किनारे खड़ी गाड़ियों के साथ साथ वहां तैनात केंद्रीय सुरक्षा बलों और पुलिस के वाहनों को भी निशाना बनाया और उनमें जमकर तोड़फोड़ की। और यह किसने किया? उन्हीं लोगों ने जिन्हें मौलाना और उनके वैचारिक साथी डरा हुआ बता रहे हैं। हम आपके लिए बिग वॉल पर दिखाते हैं कि डरे हुए लोग किस तरह पुलिस पर पत्थर फेंक रहे हैं। आप सोचिए कितने डरे हुए हैं इसलिए बड़े बड़े पत्थर हाथ में लेकर के किसे मार रहे हैं? जिनके हाथ में कानून व्यवस्था को बनाकर रखना है। सोचिए, इसमें बच्चे भी हैं, नौजवान भी हैं और इस पत्थरबाजी में बुजुर्ग भी हैं जो सामूहिक रूप से पत्थरबाजी कर रहे हैं। सब मिलकर के, पीढ़ियों की पीढ़ी मिलकर के कर रही है। बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग, इनके ईंट पत्थर के निशाने पर कौन है? पुलिस है। सोचिए कितने डरे हुए लोग। और इसी डर में इन्होंने सेंट्रल फोर्स को भी निशाना बनाया। कम से कम 3 वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गए। जवाब में पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा, आंसू गैस के गोले छोड़ने पड़े, रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया ताकि बंगाल के इन डरे हुए लोगों को काबू किया जा सके। डीएनए मित्रों, डर एक स्वाभाविक मानवीय भावना है जो वास्तविक या काल्पनिक खतरे के सामने आने पर पैदा होती है। इसीलिए डर सबको लगता है।
लेकिन मजहबी नैरेटिव के वैज्ञानिक डर को डिजाइन करते हैं और उस डिजाइनर डर का राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। पिछले 10-12 वर्षों से इस देश की एक बड़ी आबादी ऐसे ही डिजाइनर डर से ग्रस्त है। वो काल, समय, परिस्थिति और अपनी सुविधा के मुताबिक इस डर को प्रकट करते रहते हैं। इस बार उन्होंने अपनी सुविधा के अनुसार बंगाल को इस डर की प्रयोगशाला बनाया है। मित्रों, अगर ये लोग डर कर ऐसी बातें कह रहे हैं तो सोचिए जब ये खुद को निडर समझेंगे तब क्या करेंगे। क्या ये इतने निडर होकर रहना चाहते हैं कि जब कोई ईडी अधिकारी जांच करने आए तो उसका सिर फोड़ दें? क्या ये इतने निडर होकर रहना चाहते हैं कि जजों को बंधक बनाकर रखें? क्या ये इतने निडर होकर रहना चाहते हैं कि अराजकता फैलाने के लिए सड़क पर उतरें और पुलिस उन्हें रोकने टोकने की हिम्मत भी ना करे? क्या ये इतने निडर होकर रहना चाहते हैं कि वक्फ के नाम पर प्रदर्शन करें और हिंदू परिवारों पर हमला करें? क्योंकि बंगाल में अब तक ऐसा ही होता रहा है। तुष्टीकरण के कवच में इन्हें अतिरिक्त सुविधाएं मिलती रही थी। इन सुविधाओं को ही विशेषाधिकार मान लिया गया था। मनमानी पर जो चुप्पी ओढ़ ली जाती थी वो अचानक टूट गई है। अब शुवेंदु अधिकारी की नई सरकार एक्स्ट्रा सेकुलरिज्म के बजाय सामान्य कानून व्यवस्था बहाल करने की बात कर रही है। तो मजहबी नैरेटिव के वैज्ञानिकों ने डिजाइनर डर को फिर से आकार देना शुरू कर दिया। मित्रों, जिस मुसलमान को बंगाल में डरा हुआ बताया जा रहा है उनके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी भी आप जान लीजिए। 1941 में पूरे बंगाल में मुस्लिम आबादी 26% थी, जबकि आज सिर्फ पश्चिम बंगाल में ही यह बढ़कर 33% हो चुकी है। मुर्शिदाबाद, मालदा और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों में यह 70% से भी अधिक है। बंगाल में आर्मी के पास 43 एकड़ से थोड़ी ज्यादा जमीन है, जबकि वक्फ की संपत्तियां 82,000 एकड़ में फैली हुई हैं और उनसे जुड़ी 80,000 से ज्यादा प्रॉपर्टी दर्ज है। जब ममता बनर्जी की सरकार थी तब उसने ओबीसी आरक्षण में से मुस्लिमों को अलग कोटा देने की कोशिश की थी। टीएमसी सरकार ने इमामों को सरकारी मान दिया, कब्रिस्तानों के लिए अलग से बजट रखा, मुस्लिम कॉलोनियों के विकास के लिए 398 करोड़ और वक्फ संपत्तियों की मरम्मत के लिए 150 करोड़ रुपए दिए। सोचिए, जिस बंगाल में मुसलमानों के पास इतना कुछ है उसके बारे में कहा जा रहा है कि वो डरा हुआ है। हम आपको सुनाते हैं जिन्हें डरा हुआ और पीड़ित बताया जा रहा है वो कह क्या रहे हैं। ऐसा भी हम लोग सबको मालूम है कि 500 बरस जो है मुसलमान राज किया है हिंदुस्तान में। जब तक दुनिया बाकी रहेगा तब तक मुसलमान यहाँ बाकी रहेगा। ना मुसलमान को कोई मिटा सकता है ना कोई मिटा सकेगा। तो डर किस बात का? अगर 10 मिनट रास्ता में नमाज पढ़ने से अगर सबको दिक्कत होता है तो जब मान के चलिए कि दूसरे धर्म का 1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना, 15 दिन मतलब ये रास्ता जाम होता है, तब तो हम लोग कुछ भी नहीं बोलते हैं। दूसरा धर्म का जो उत्सव होता है 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, हर तरफ नो एंट्री लगता है, इस तरफ डाइवर्ट करता है। हम लोग तो उस टाइम में कोई बात नहीं करते। मोदी जी ने कहा है सबका साथ सबका विकास, ठीक है ना, इसीलिए जो हो रहा है अच्छा हो रहा है। इस पर मैं ज़्यादा बात नहीं। सुना आपने, इन्हीं लोगों के बारे में कहा जा रहा है ये डरे हुए हैं। इनके किस शब्द या व्यवहार से आपको लगा ये भयभीत है? मित्रों, मैं फिर से कह रहा हूं, जिस डर की बात की जा रही है वो स्वाभाविक नहीं बल्कि उसे मजहबी नैरेटिव के वैज्ञानिकों ने डिजाइन किया है। तुष्टीकरण की आड़ में अतिरिक्त लाभ पाने वाले कुछ लोग पिछले 1 दशक से अपनी वैचारिक प्रयोगशाला में इसी डर को अलग अलग मौकों पर अलग अलग रूप में गढ़ते रहे हैं। अब हम आपको बताते हैं मजहबी नैरेटिव के वैज्ञानिक अपनी प्रयोगशाला में डिजाइनर डर कैसे तैयार करते हैं, किस तरह समय समय पर उसे नए नैरेटिव के रूप में पेश किया जाता है। मई 2019 में गुरुग्राम में बरकत अली नाम के मुस्लिम युवक ने दावा किया था कि कुछ हिंदू युवकों ने उसे घेर लिया, उसकी टोपी उतारकर फेंक दी और उसके मुस्लिम होने का मजाक उड़ाया। मजहबी नैरेटिव के वैज्ञानिकों ने उस समय भी डिजाइनर डर का नैरेटिव गढ़ा, इसे इस्लामोफोबिया का नतीजा बताया, लेकिन बाद में पुलिस जांच में सामने आया कि मामला नशे की हालत में हुई छेड़छाड़ की एक घटना का था। अप्रैल 2019 में दिल्ली के तिहाड़ जेल के मुस्लिम कैदी नब्बीर ने दावा किया कि जेल सुपरिटेंडेंट ने उसके शरीर पर ओम का निशान दागा और नवरात्र में उपवास कराया। तब भी तुष्टीकरण के शोधकर्ताओं ने अपने हिसाब से डर को डिजाइन करते हुए बताया कि मुस्लिम भयभीत हैं। बाद में जांच हुई तो पता चला कि नब्बीर ने खुद अपने एक साथी की मदद से वो निशान बनवाया था।
इससे पहले 2018 में दिल्ली में अजीम नाम के 8 साल के लड़के की मौत हो गई थी। तब भी मजहबी नैरेटिव के वैज्ञानिकों ने दावा किया कि उसकी लिंचिंग हुई। यह नैरेटिव फैलाया गया कि देश के मुसलमान खतरे में हैं, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में पता चला कि खेलते वक्त उसे धक्का लगा और उसका सिर मोटरसाइकिल से टकरा गया था। अब कुछ दिन पहले टीसीएस के नासिक कार्यालय से जुड़े धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न के मामले का खुलासा हुआ। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद यह नैरेटिव गढ़ा जाने लगा कि शिक्षित मुस्लिम युवाओं और महिलाओं को जानबूझकर निशाना बनाया जा रहा है। कुछ बड़े नेताओं और बुद्धिजीवियों ने इसे मुसलमानों में भय का माहौल बताना शुरू कर दिया, जबकि वास्तविकता यह है कि मामले में कार्रवाई हुई और अब तक सभी आरोपी जेल में बंद हैं। मित्रों, मजहबी नैरेटिव के वैज्ञानिकों को आज हम दिखाएंगे कि डिजाइनर डर और असली डर में कितना फर्क होता है। हम उन्हें पश्चिम बंगाल की 2 तस्वीरें दिखाना चाहते हैं। एक तस्वीर है अप्रैल 2025 की, जब पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में वक्फ बिल के खिलाफ मुस्लिमों ने प्रदर्शन किया और हिंदुओं के घरों में हिंसा की गई। अपनी जान और सुरक्षा के डर से 400 से 500 हिंदू परिवार अपना घर बार छोड़कर नाव के जरिए गंगा नदी पार कर पड़ोस के जिले मालदा भाग गए। ये होता है डर। डर ये नहीं होता कि सरकार कानून व्यवस्था लागू करे और लोग पत्थर लेकर सड़क पर उतर जाएं, जैसे कोलकाता में हुआ। लेकिन मजहबी नैरेटिव के वैज्ञानिक बार बार ये बताने की कोशिश करते हैं कि देश का मुसलमान डरा हुआ है, वो खतरे में है। अब एक बार फिर उसी डर को नया आकार दिया जा रहा है। मित्रों, जब राष्ट्रीय स्तर पर फिर से ये शातिर नैरेटिव गढ़ने की कोशिश हो रही है कि देश का मुसलमान डरा हुआ है, तब हम तुष्टीकरण के शोधकर्ताओं को एक छोटी सी जानकारी देना चाहेंगे। ये जानकारी डर को डिजाइन करने वाले मजहबी वैज्ञानिकों को शायद पसंद ना आए, लेकिन उन्हें ये जानना चाहिए कि इसी डरे हुए समुदाय में डॉक्टर हाबिल खोरकीवाला जैसे उद्योगपति भी हैं, जो वॉकहार्ट ग्रुप के मालिक हैं और जिनका कारोबार भारत समेत 14 देशों में फैला हुआ है। जिस मुस्लिम समाज को तुष्टीकरण के पुरोधा डरा हुआ बता रहे हैं, उसी समाज से एमए यूसुफ अली आते हैं, जिनकी लुलु ग्रुप इंटरनेशनल का कारोबार 46 देशों तक फैला हुआ है। इसी समाज में इरफान रज्जाक भी हैं, जिनके प्रेस्टीज ग्रुप को भारत के शीर्ष रियल एस्टेट ब्रांड्स में शामिल किया गया है। शिक्षा, स्वास्थ्य और पर्यावरण से जुड़े कार्यों में भी उनका बड़ा योगदान रहा है। हकीम अब्दुल हामिद ने यूनानी चिकित्सा को आधुनिक विज्ञान से जोड़कर हमदर्द को भारत की प्रमुख और सुलभ दवा कंपनियों में बदल दिया है। वहीं शहनवाज हुसैन ने मात्र 35,000 रुपए के निवेश से घरेलू क्लिनिक शुरू किया और आयुर्वेदिक ब्यूटी प्रोडक्ट्स को शहनाज हुसैन ने 100 से अधिक देशों तक पहुंचा दिया है। सोचिए, जिन मुस्लिम समाज को डरा हुआ बताने की कोशिश की जा रही है, उसी मुस्लिम समाज के ये लोग हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में देश के लिए बड़ा योगदान दिया। मित्रों, सोचिए ये डर किसको है, किसके लिए है और क्यों है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है कि जो समाज अपने ही राष्ट्र से भय खाने लगे, उसे आत्ममंथन करने की आवश्यकता है। लेकिन सच्चाई यह है कि आत्ममंथन वो करता है जो भ्रम में रहता है, जो तुष्टीकरण की प्रयोगशाला में डर को डिजाइन करता है, वो सिर्फ शातिर नैरेटिव बनाता है। मित्रों, शुभेंदु सरकार ने बंगाल में गोकशी पर सख्ती बढ़ा दी है। पश्चिम बंगाल पशु वध नियंत्रण अधिनियम 1950 को कड़ाई से लागू करने के आदेश आने के बाद से सोशल मीडिया पर नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। यह नैरेटिव कितना महीन तरीके से तैयार किया जा रहा है, इसे ऐसे समझिए, कहा जा रहा है कि गोकशी पर सख्ती के बाद मुसलमानों ने गोवंश खरीदना बंद कर दिया है। ऐसे में वो हिंदू परिवार जो गोवंश पालकर बेचते थे, संकट में आ गए हैं। मेरी बाईं तरफ आप सोशल मीडिया के तमाम पोस्ट देख रहे हैं। इन पोस्ट की खास बात यह है कि अचानक हिंदू परिवारों की चिंता करने वाले वही लोग हैं जिन्होंने पहले विशेष सुविधा प्राप्त वर्ग का समर्थक जिनको माना जाता था। वो बेहद बेचैन हैं कि अगर गोकशी बंद हो गई तो बंगाल के हिंदू परिवार कैसे जिएंगे, उनका गुजारा कैसे होगा। मित्रों, यह संभव है कि सरकार के किसी फैसले से कुछ लोगों की परेशानियां बढ़ें, लेकिन यह भी सच है कि कानून से दिक्कत अक्सर उन्हीं को होती है जो गैर कानूनी काम करते हैं। वो कोई भी हो, उसका धर्म या जाति क्या है, इससे कानून का क्या संबंध। लेकिन जिन्हें डरा हुआ बताया जा रहा है, वही लोग बेहद शातिराना अंदाज में हिंदुओं के नाम पर गोकशी पर सख्ती का विरोध कर रहे हैं। हालांकि बंगाल सरकार स्पष्ट रूप से कह रही है यह सख्ती आगे भी जारी रहेगी। गाय स्लॉटर को लेकर जो नियम बंगाल में है 1950 का आइन, ये बहुत स्ट्रिक्ट आइन है। ये अलग बात है कि पिछला सरकार इसको इस्तेमाल नहीं किया है और वोट बैंक का राजनीति किया है, लेकिन जो आइन है उसको
इम्प्लीमेंट करना है। मित्रों, जब शातिर नैरेटिव को समझ चुकी सरकार गोकशी पर सख्ती दिखा रही है, तब तुष्टीकरण की प्रयोगशाला में सुनियोजित तरीके से डर को डिजाइन किया जा रहा है। मित्रों, बंगाल के डरे हुए मुसलमान पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं और कर्नाटक के डरे हुए मुसलमान जिन्ना का जहरीला रसायन का प्रयोग कर रहे हैं। वो जिन्ना की तरह ही अपने लिए अलग व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। मित्रों, कर्नाटक में मुसलमानों की अतिरिक्त सुविधा के लिए बेंगलुरु में एक सम्मेलन हुआ। फेडरेशन ऑफ कर्नाटक स्टेट मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन की अगुवाई में 48 मुस्लिम संगठन इसमें शामिल हुए। बैठक में कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर सॉफ्ट हिंदुत्व का आरोप लगाया गया और फिर मुसलमानों के लिए 10 विशेष मांगे की गई। उनकी मांग है कि मुसलमानों को अन्य पिछड़ा वर्ग के तहत जो 4% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी उसे फिर से बहाल किया जाए और उसे बढ़ाकर 8% कर दिया जाए। दूसरी मांग यह कि सरकार मुसलमानों के लिए अलग से बजट पेश करे। सोचिए, मुसलमानों के लिए अलग से बजट पेश किया जाए। फिर से सुन लीजिए आप, इनकी मांग है कि सरकार मुसलमानों के लिए अलग से बजट पेश करे। मुस्लिम समुदाय के सामाजिक आर्थिक उत्थान के लिए 1000 करोड़ रुपए के विशेष अनुदान की व्यवस्था की जाए। चुनाव और सत्ता में मुस्लिम समुदाय को उनकी आबादी के अनुपात में उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। ध्यान से सुनिएगा, जहां मुसलमानों की आबादी ज्यादा है वहां पर सिर्फ मुस्लिम ही खड़े हों, ऐसी व्यवस्था की मांग की जा रही है। बंटवारे से पहले जिन्ना भी बार बार यही मांग करता था। कर्नाटक में धर्मांतरण विरोधी कानून है, उसको तुरंत निरस्त किया जाए। पशुवध और मवेशी वध से जुड़े सख्त कानूनों को वापस लिया जाए, मतलब पशुवध की खुली छूट मिले। वक्फ बोर्ड की संपत्तियों की सुरक्षा, उनके अवैध कब्जों को हटाने और मजबूती के लिए एक विशेष सरकारी योजना बनाई जाए। ये सब मांगे हैं। इतना ही नहीं, धमकी यह भी दी गई कि अगर कांग्रेस सरकार ने ऐसा नहीं किया तो आगे मुश्किलें होंगी। सोचिए, ये कितने डरे हुए लोग हैं जो संविधान में मौजूद सामान्य व्यवस्था से अलग अपने लिए न सिर्फ विशेष मांग कर रहे हैं, अपने लिए अलग बजट मांग रहे हैं, बल्कि ये सरकार को भी धमका रहे हैं। जिन्ना वाली भाषा बोली जा रही है। मित्रों, जानते हैं जिन्हें डरा हुआ बताया जा रहा है, उनमें यह आत्मविश्वास कहां से आया? इनमें यह आत्मविश्वास तुष्टीकरण वाली सरकारों ने भरा है। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार ने भी इन्हें स्पेशल ट्रीटमेंट देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कॉलोनी विकास कार्यक्रम के तहत 1000 करोड़ रुपए अलग से आवंटित किए गए। कर्नाटक कैबिनेट ने आवास योजनाओं में अल्पसंख्यकों के लिए आरक्षण 10% से बढ़ाकर 15% कर दिया। कर्नाटक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट बोर्ड के तहत औद्योगिक क्षेत्रों में कैटेगरी 1, 2A और 2B मुस्लिम समुदायों के लिए 20% भूमि आरक्षित की गई। ये सब वो हम बता रहे हैं आपको जो कर्नाटक सरकार ने किया है। वक्फ संपत्तियों की मरम्मत और नवीनीकरण के लिए 150 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। मुस्लिम कॉलोनियों के विकास के लिए 398 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई, जिसके तहत 22 विधानसभा क्षेत्रों में मॉडल कॉलोनी विकसित की जाएगी। इसके अलावा हाल ही में स्कूलों में हिजाब पर लगा प्रतिबंध भी हटा दिया गया। मित्रों, तुष्टीकरण के नाम पर जो ये विशेष सुविधाएं दी गई हैं, इसलिए एक तरफ इन्हें डरा हुआ भी बताया जा रहा है और दूसरी तरफ ये डरे हुए मुसलमान सरकार को धमकी भी दे रहे हैं। इसीलिए हम कह रहे हैं कि जिस डर की बात की जा रही है वो सामान्य डर नहीं बल्कि डिजाइनर डर है। मित्रों, प्रसिद्ध अंग्रेज विचारक जॉर्ज ऑरवेल ने कहा है कि अगर किसी देश में सबको समान अधिकार मिले हों फिर भी भय का नैरेटिव बनाया जाए तो उसका उद्देश्य अक्सर राजनीति होती है। डिजाइनर डर एक और शातिर नैरेटिव इसके जरिए फैलाया जा रहा है। हालांकि इसके बावजूद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी एक्स्ट्रा सेकुलरिज्म की परंपरा को खत्म करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आज फिर उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जो कथित तौर पर डरे हुए मुसलमानों के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। सीएम शुभेंदु अधिकारी ने कैबिनेट की पहली बैठक में धार्मिक आधार पर दिए जाने वाले भत्तों को बंद करने का फैसला किया। यानी इमाम, मुअज्जिन और हिंदू मंदिरों के पुजारियों को जो मासिक भत्ते मिल रहे थे वो अब नहीं मिलेंगे। धार्मिक वर्गीकरण के आधार पर चलाई जा रही ये योजनाएं जून 2026 से बंद कर दी जाएंगी। सरकार का मानना है कि सरकारी खजाने से चलने वाले किसी भी जन कल्याणकारी कार्यक्रम या योजना का आधार धार्मिक पहचान नहीं होनी चाहिए। इस फैसले से बंगाल के इमाम आहत हैं। हम आपको सुनाते हैं कि उनका इस पर क्या कहना है। यहाँ बीजेपी आए हैं सरकार, वो बोलते हैं जे क्या ना वो तनख्वाह बंद कर देंगे। अरे इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं,
जो अगर जो मस्जिद बनाया है, इमाम लोग नमाज पढ़ने के लिए जाता है, इमाम साहब को पैसा नहीं सरकार देने और नमाजी लोग देंगे। मित्रों, ममता सरकार के फैसले को जिस तरह से मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बदल रहे हैं, इस बात से मौलवी, मौलाना और बुद्धिजीवियों का एक वर्ग आहत है और वो अपनी प्रयोगशाला में अपने हिसाब से डर को डिजाइन कर रहा है। यानी मित्रों, बंगाल में सरकार बदलने के बाद मुसलमानों के डर का जो नैरेटिव बनाया जा रहा है, उस डिजाइनर डर की सिर्फ एक वजह है, वो है शुभेंदु अधिकारी। कोलकाता के जिस पार्क सर्कस में कल हिंसा हुई, वहां शुभेंदु अधिकारी खुद पहुंचे। कल की घटना को सोची समझी साजिश बताते हुए शुभेंदु ने हिंसा करने वालों को सख्त चेतावनी दी। गुंडागर्दी बंगाल में खत्म, जीरो टॉलरेंस। उपद्रवी है, उनको भी ये मैसेज चला जाना चाहिए कि ये सरकार अपने कार्रवाई करेगा। ये सरकार देखना है, सोचना है में नहीं है। पत्थरबाजी करना और रिलीजियस नारा के साथ गुंडागर्दी करना ये बंगाल में नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। संदेश सीधा और साफ है, पत्थरबाजी और गुंडागर्दी बंगाल में नहीं होगी। शुभेंदु अधिकारी के इसी तरीके के बयान कुछ लोगों को चुभ रहे हैं। जब वो तोड़फोड़ करने वालों से कानून के तहत वसूली की बात करते हैं, पत्थरबाजी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, तो फैलाया जाता है कि बंगाल के मुसलमान डरे हुए। जब वो बुलडोजर एक्शन की बात करते हैं तो अपने हिसाब से डर की परिभाषा गढ़ी जाती है। और ये विरोध दो मोर्चों पर हो रहा है। एक समुदाय के लोगों को बरगलाने के अलावा राजनीतिक विरोध भी हो रहा है। बंगाल चुनाव में हार के बाद ममता बनर्जी ने अपनी राजनीतिक वापसी के लिए इसी बुलडोजर वाले डर का सहारा लिया है। बुलडोजर को लेकर टीएमसी की नई स्ट्रेटेजी क्या है, यह समझने से पहले आपको जानना चाहिए कि ममता ने क्या कहा है। मित्रों, ममता ने बंगाल में बुलडोजर कार्रवाई का विरोध करते हुए एक लंबा चौड़ा सोशल मीडिया पोस्ट किया। ममता बनर्जी ने लिखा कि पश्चिम बंगाल बुलडोजर राजनीति में विश्वास नहीं करता है। उनके मुताबिक रविंद्रनाथ टैगोर और सुभाष चंद्र बोस की धरती पर डर, ताकत और आम नागरिकों के घरों पर बुलडोजर चलाकर शासन नहीं किया जा सकता है। ममता ने आगे यह भी लिखा कि संस्कृति, करुणा और उत्पीड़न के खिलाफ संघर्ष की नींव पर बने बंगाल में बुलडोजर शासन की भाषा नहीं बन सकता है। ममता ने पार्क सर्कस में हुई हिंसा की घटना को लोगों का आक्रोश बताया। सोचिए, जहां भड़काऊ पोस्ट करके लोगों को इकट्ठा किया गया, पुलिस पर हमला किया गया, पुलिस की गाड़ियों को निशाना बनाया गया, उस घटना की निंदा करने के बदले ममता बनर्जी इसे लोगों का आक्रोश बता रही है। डियर मित्रों, पार्क सर्कस में सड़कों पर अराजकता फैलाने की जो कोशिश की गई, वो दूसरे मुद्दों के अलावा तिलजला में बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में थी। आपको यह भी जानना चाहिए कि तिलजला में बुलडोजर एक्शन क्यों हुआ था। तिलजला में 12 मई को एक अवैध लेदर गुड्स की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। इस घटना में 2 मजदूरों की मौत हो गई और 5 मजदूर घायल भी हुए। जांच में पता चला कि फैक्ट्री बिना स्वीकृत बिल्डिंग प्लान के चल रही थी। फैक्ट्री में फायर सेफ्टी, बिजली और अन्य सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हो रहा था। इसी के बाद कोलकाता नगर निगम ने बुलडोजर एक्शन शुरू किया। क्या यह अवैध ढंग से चल रही फैक्ट्री को इस तरह चलने दिया जाता है? क्या 2 लोगों की मौत पर सरकार कोई कदम नहीं उठाती? लेकिन ममता इसे बुलडोजर शासन बता रही हैं। उन्होंने 15 साल तक खुद शासन की बागडोर संभाली, लेकिन ऐसे अवैध निर्माण पर कार्रवाई करने की जरूरत महसूस नहीं की। और अब जब कार्रवाई हो रही है तो वो विरोध में खड़ी हो गई। मित्रों, बुलडोजर की एक और कार्रवाई हावड़ा स्टेशन के बाहर हुई, जिसका ममता बनर्जी विरोध कर रही है। शनिवार रात हावड़ा स्टेशन के बाहर 100 से ज्यादा अवैध दुकानों पर बुलडोजर चलाया गया। हावड़ा देश के बड़े स्टेशन में से एक है। रोज 10 लाख से ज्यादा यात्री यहां से आते जाते हैं, लेकिन अवैध दुकानों की वजह से उन्हें सड़क पर चलने में दिक्कतें होती थी। यात्रियों की सुविधाओं के लिए यह कार्रवाई की गई, लेकिन ममता इस पर भी सवाल उठा रही है। सोशल मीडिया पोस्ट से लेकर अदालत तक ममता बुलडोजर एक्शन के खिलाफ दलील दे रही हैं। अब इसके पीछे आपको ममता बनर्जी की राजनीति भी समझनी चाहिए। मित्रों, चुनाव हारने के बाद भी ममता बनर्जी अपने पारंपरिक और सबसे मजबूत वोट बैंक को संदेश देना चाहती हैं। वो कहना चाहती हैं कि विपक्ष में रहकर भी उनके हक की लड़ाई लड़ रही हैं। करारी हार के बाद टीएमसी के भीतर अंदरूनी कलह और बगावत मची हुई है, उससे भी वो ध्यान हटाना चाहती हैं। साथ ही बैकफुट पर आ चुके पार्टी कार्यकर्ताओं को यह दिखाना चाहती हैं कि उनका नेतृत्व डरा नहीं है, जिससे पार्टी में मची भगदड़ को रोका जा सके। मित्रों, जब बंगाल में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर विरोध हो रहा है, उस समय आपको शुभेंदु अधिकारी का एक और बयान बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। पुलिस का अंदर भी डर का माहौल था, लेकिन डर का माहौल भाग गया। पुलिस कानूनी तरीके से करेगा। अभी हम लोग सेंट्रल होम मिनिस्ट्री से रिक्वेस्ट करूंगा, जो 40 कंपनी पैरामिलिट्री है,
ऑल्टरनेट अरेंजमेंट तक उनको यहाँ रखना चाहिए, नहीं तो हमारी मैन पावर इतना शॉर्टेज हो जाएगा कि उपद्रवी को मौका मिल जाएगा। सोचिए, एक राज्य के मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि पुलिस के भीतर भी डर का माहौल था। पुलिस के पास पर्याप्त संख्या में जवान नहीं है, इसलिए वो अर्धसैनिक बलों के राज्य में बने रहने का अनुरोध कर रहे हैं। ये पिछली सरकार के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति पर सबसे बड़ा सवाल है। मित्रों, बंगाल की पुलिस डरी हुई थी, इसका आज एक और प्रमाण मिला। हुगली जिले के आरामबाग में टीएमसी के एक दफ्तर से बम बरामद हुए। सोचिए, टीएमसी के दफ्तर में बम मिल रहे हैं, अगर ये बम फट जाते तो फिर क्या होता। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। ममता बनर्जी का फोकस बुलडोजर पर है, जबकि फोकस होना चाहिए पार्टी के दफ्तर में चल रही गतिविधियों पर, ऑफिस में छिपाकर रखे गए विस्फोटक पर। उन्हें पता करना चाहिए कि वो कौन लोग हैं जो पार्टी के दफ्तर को अपराधियों का अड्डा बना रहे हैं। मित्रों, आरामबाग में टीएमसी के दफ्तर में बम मिले हैं तो टीएमसी के एक विधायक के बेटे के पास अवैध हथियार मिले हैं। विष्णुपुर से टीएमसी विधायक दिलीप मंडल के बेटे अर्ध मंडल को अवैध हथियार के साथ स्पेशल टास्क फोर्स ने गिरफ्तार किया। पुलिस विधायक को भी तलाश रही है, जो 4 दिन पहले गिरफ्तारी के डर से दीवार फांदकर फरार हो गए थे। आसनसोल में टीएमसी के ट्रेड यूनियन लीडर राजू अहलूवालिया को गिरफ्तार किया गया। उन्हें तोलाबाजी यानी जबरन वसूली के आरोप में पकड़ा गया। किसके विरोध में? सोचिए, ममता का ध्यान पार्टी के भीतर की इन घटनाओं पर नहीं है, लेकिन बुलडोजर के खिलाफ अभियान चलाने में वो सबसे आगे है। मित्रों, आचार्य चाणक्य ने कहा था, सारा संसार दंड से नियंत्रित है। दंड के भय से ही पूरा जगत अपने अधिकारों का भोग कर पाता है। यानी समाज और दुनिया को व्यवस्था में रखने के लिए सजा जरूरी है। अगर सजा का डर ना हो तो अपराध बढ़ जाएगा। सजा का यही डर बंगाल में इन दिनों दिखने लगा है। शुभेंदु अधिकारी ने जिस तरह कानून व्यवस्था में सख्ती की बात कही है, उसका असर दिखाई देने लगा है। जमीन कब्जे और उगाही का रैकेट चलाने के आरोपी माफिया सोना पप्पू ने आज सरेंडर कर दिया। पिछले कई दिनों से ईडी सोना पप्पू को तलाश रही थी, लेकिन आज वो खुद ईडी दफ्तर पहुंच गया। अपने खिलाफ ईडी की जांच शुरू होते ही सोना पप्पू अंडरग्राउंड हो गया था, लेकिन अब सरकार बदलते ही वो खुद हाजिर हो गया है। यानी शुभेंदु के शासन में पुलिस खुद डरने की जगह अपराधियों को डराने लगी है। अपराधियों ने अपनी जान बचाने के लिए खुद सरेंडर करना शुरू कर दिया। पुलिस न केवल अपराधियों को डरा रही है, बल्कि हिंसा के मामलों की जांच भी नए सिरे से शुरू कर रही है। 2021 के चुनाव के बाद बंगाल में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई थी। उस समय हिंसा की करीब 2000 घटनाएं हुई थी। सूत्रों के मुताबिक अब पुलिस ने 458 शिकायतों की जांच शुरू की। और अब जरा मैं 1 मिनट फिर से रुकता हूं थोड़ा सा। इस खबर पे आया उससे पहले मैं उनको मित्र ही कहूंगा, क्योंकि जो लोग हमको देखते हैं, मैं मान के चलता हूं कि भले ही उनके अंदर हमें लेकर किसी तरीके की भावनाएं हों, हमें वो मित्र ना मानते हो, लेकिन मैं तो उन्हें डीएनए मित्र ही मानता हूं। एक डीएनए मित्र लिख रहे हैं कि आप कितना गिरोगे और समाज में कितनी आप आपस में दरार डालोगे। कभी जाइए, इस सोशल मीडिया से निकलिए, कभी जाइए उस जगह पर जहां पर लोग कानून व्यवस्था ना होने पर जीते हुए भी मरे हुई स्थिति में रहते हैं। जाइए उन लोगों के बीच में जो 2021 की हिंसा के शिकार हुए थे। आज जाकर के उनके लिए मामले दर्ज किए जा रहे हैं। 181 नई एफआईआर दर्ज की गई है। 59 मामलों में फाइनल रिपोर्ट के बावजूद केस को फिर से खोला गया। किस दुनिया में हैं आप लोग? इस सोशल मीडिया पर बैठकर आपको लगता है कि हम वहां पर कुछ ऐसा दिखा रहे हैं जो नहीं दिखाना चाहिए था। वो दिखा रहे हैं जो दिखाना चाहिए। लेकिन क्या है कि सोशल मीडिया पर आप अपने हिसाब से सोचेंगे। हो सकता है कि आप उसी प्रयोगशाला के वैज्ञानिक हों जो ये कहने और फैलाने में लगे हैं कि मुसलमान डरा हुआ है। डरा हुआ कौन है? अगर दिल से ईमानदार हैं तो जाइए और देख कर आइए कि बंगाल में अब वो लोग किस हालात में हैं जो पहले, अब से 1 महीने पहले तक किस हालात में रहते थे। मित्रों, अब जो फैसले लिए जा रहे हैं, जो पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए उठाए गए हैं, 5 साल में लोग इंसाफ की उम्मीद छोड़ चुके थे, लेकिन सरकार बदलने के बाद अब उनका भरोसा जगा है। ममता बनर्जी इन घटनाओं पर आत्ममंथन के बदले बुलडोजर का डर फैलाने में लगी हुई है। लेकिन हमारी गुजारिश सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से है कि बंगाल में ये जो डिजाइनर डर के बदले लोगों को डराने की कोशिश की जा रही है, उस नैरेटिव में मत फंसिए। कोशिश कीजिए कि सच को जाने और फिर उसी दिशा में आगे बढ़िए। तेहरान की तैयारी का विश्लेषण अब हम करेंगे, जिसे देखकर ट्रंप भी खुद को डरा हुआ महसूस करेंगे। बड़ी खबर यह है कि ईरान के नागरिकों ने अब AK-47 उठा ली है। न्यूज स्टूडियो से AK-47 राइफल चलाने की ट्रेनिंग दी जा रही है। महिलाएं और बच्चे चौराहों पर AK-47 चलाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ईरान ने यह तैयारी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की नई धमकी के बाद शुरू की है।
ट्रंप ने अमेरिका का धैर्य खत्म होने और ईरान के पास डील के लिए बहुत कम वक्त बचे होने की बात कही है, जिसके बाद मिडिल ईस्ट में युद्ध के बादल फिर से मंडरा रहे हैं। ट्रंप की युद्ध वाली धमकी और इसके दुनिया पर पड़ने वाले असर को समझाने के लिए हमने एक अलग विश्लेषण तैयार किया है, जिसे आप आगे देख पाएंगे। लेकिन ट्रंप की धमकी से निपटने के लिए जो तैयारी ईरान में शुरू हुई है, आज सबसे पहले आपको उसकी तस्वीरें देखनी चाहिए और इस तैयारी के मिडिल ईस्ट के युद्ध और ट्रंप की सेना के दिमाग पर पड़ने वाले असर को भी समझना चाहिए। आज आपको यह भी जानना चाहिए, गली गली AK-47 चलाने की ट्रेनिंग देकर IRGC ईरान की जनता को किस वॉर के लिए तैयार कर रहा है। क्या ईरान की इस तैयारी ने हॉर्मुज संकट का हल निकालने की उम्मीद को और धूमिल कर दिया है, और किस तरह कुछ तस्वीरों ने ईरान में बगावत वाले अमेरिका और इजराइल के सपने को भी चकनाचूर कर दिया। यानी मित्रों, ट्रंप की धमकियों के बाद अब ईरान में इस बात की आशंका बढ़ गई है, अमेरिका और इजराइल फिर से हमला या फिर जमीनी सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। इसी वजह से ईरान की सरकार, IRGC और बसजी मिलिशिया मिलकर आम लोगों को हथियार चलाने और शहरों की हिफाजत करने की ट्रेनिंग दे रहे हैं। ईरान ने योजना बनाई है, जमीनी हमले की स्थिति में आम लोगों, महिलाओं, बच्चों, सबको अमेरिका के खिलाफ गोरिल्ला सैनिक बनाकर खड़ा कर दिया जाए। ईरान में इस अभियान को सैक्रिफाइस लाइफ फॉर ईरान, यानी ईरान के लिए जीवन का बलिदान करने वाला अभियान कहा जा रहा है। बड़ी संख्या में ईरान के लोग इस अभियान के लिए रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। ऐसे लोगों को IRGC के एक्सपर्ट ट्रेनिंग दे रहे हैं। इसके लिए न्यूज स्टूडियो से लेकर मस्जिदों और चौराहों पर ट्रेनिंग प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं। हम आपको इससे पहले DNA में बता चुके हैं कि शिया मुसलमान करबला की लड़ाई और इमाम हुसैन की कुर्बानी से प्रेरणा लेते हैं। ईरान में एक बड़ा तबका जुल्म के साथ जीने की इज्जत के साथ कुर्बानी को बेहतर मानता है। इसीलिए अमेरिका के संभावित हमले से निपटने के लिए हथियार चलाने की ट्रेनिंग ली जा रही है, और इस काम में सिर्फ पुरुष नहीं बल्कि हिजाब पहनी महिलाएं भी आगे दिखाई दे रही हैं। आज आपको ईरान में अमेरिका से लड़ने के लिए AK-47 वाले जुनून का एक वीडियो विश्लेषण भी देखना चाहिए। आज से पहले आपने टीवी पर एंकर्स को खबरें सुनाते जरूर देखा हो। हिंदुस्तान हो या ईरान, हर जगह एंकर से दर्शकों को यही उम्मीद रहती है। लेकिन ईरान में एक नया रिवाज शुरू हुआ है। ईरान में न्यूज चैनल के एंकर्स एक्सपर्ट के साथ बैठकर जनता को AK-47 चलाना, उसे खोलना और बंद करना सिखा रहे हैं। ये ईरान के फोक चैनल के एंकर हुसैन हुसैनी है। हुसैन आज पूरी दुनिया में वायरल है क्योंकि अपने चैनल पर लंबे लंबे वीडियो बनाकर AK-47 चलाना सिखा रहे हैं। ये ईरानी एंकर UAE से इतनी नफरत करता है कि इसने लाइव चैनल में UAE के झंडे पर गोली चला दी। मैं तैयार हूँ, आप निशाना सही करें। हाँ, मुझे UAE के झंडे पर निशाना लगाने दीजिए। निशाना सेट करें, सांस रोकिए, अल्लाह के नाम पर फायर। और उसके बाद ये एंकर UAE के झंडे पर गोली चला देता है। ये ईरानी एंकर लोगों को सिर्फ लाइव AK-47 चलाना नहीं सिखा रहा, बल्कि AK से कहीं ज्यादा मारक मशीन गन चलाने की ट्रेनिंग भी चल रही है। ये ईरान की एक और मशहूर न्यूज एंकर मोबिना नसीरी हैं, जो ईरान के चैनल 3 में AK-47 लेकर कैमरे के सामने खड़ी हैं और ईरानी लोगों को बता रही हैं वो देश के लिए शहीद होने को भी तैयार है। ईरान ना तो पीछे हटता है और न ही डरता है। मैं अपने देश के लिए लड़ने और मरने के लिए तैयार हूँ। सिर्फ न्यूज चैनल्स में नहीं बल्कि मस्जिदों, चौराहों और बेसिज मिलिशिया के सेंटर्स पर भी महिलाओं की बहुत भीड़ है। इस वीडियो में बड़ी संख्या में महिलाएं AK-47 को किसी खिलौने की तरह खोलकर फिर से असेंबल कर रही हैं। यानी ईरान में सिर्फ गोली चलाने की नहीं बल्कि AK-47 के रखरखाव की ट्रेनिंग भी मिल रही है। बच्चे भी AK चलाने की ट्रेनिंग ले रहे हैं। गली गली चल रही ये ट्रेनिंग अमेरिकी हमले से निपटने की तैयारी मानी जा रही है। DNA में आगे बढ़ने से पहले हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के मैप पर नॉर्वे कहां पड़ता है? जो लोग इस सवाल का जवाब नहीं भी जानते हैं वो हमारे अगले विश्लेषण के बाद प्रधानमंत्री की नॉर्वे यात्रा के मायने समझ जाएंगे। पीएम मोदी लैंड ऑफ मिडनाइट सन यानी नॉर्वे पहुंच चुके हैं। पीएम की नॉर्वे यात्रा क्यों खास है? भारत और नॉर्वे के बीच कौन सी डील होने वाली है? इस डील से भारत को क्या फायदा होगा? नॉर्वे में होने वाली इंडिया नॉर्डिक सम्मेलन क्या है? DNA मित्रों, आज डायरी और पेन लेकर के आप बैठिए
क्योंकि इस विश्लेषण के जरिए आपका सामान्य ज्ञान वर्धन भी होगा और आपको भारत की बढ़ती वैश्विक शक्ति का भी पता चलेगा। मित्रों, 43 साल बाद जब कोई भारतीय प्रधानमंत्री नॉर्वे पहुंचा तो नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गहर स्टोरे खुद उनका स्वागत करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचे। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो पहुंचने पर पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने नॉर्वे के पीएम जोनास गार स्टोरे के साथ द्विपक्षीय बैठक की। दोनों नेताओं के बीच व्यापार, निवेश, हरित ऊर्जा और वैश्विक मुद्दों समेत कई अहम विषयों पर चर्चा हुई। इस वार्ता के बाद ज्वाइंट स्टेटमेंट में प्रधानमंत्री मोदी ने युद्ध की वजह से पैदा हुई वैश्विक अस्थिरता और इस दौर में भारत और यूरोप के संबंधों को लेकर क्या कहा, आपको ये सुनना चाहिए। आज विश्व एक अस्थिरता और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है। यूक्रेन हो या वेस्ट एशिया, दुनिया के कई हिस्सों में संघर्ष की स्थिति बनी हुई है। ऐसे में भारत और यूरोप अपने संबंधों के एक नए स्वर्णिम युग में प्रवेश कर रहे हैं। डीएनए मित्रों, प्रधानमंत्री नॉर्वे 2 दिन गुजारने वाले हैं नॉर्वे में, और इन 2 दिनों में भारत और नॉर्वे के बीच कौन कौन सी डील्स होने वाली हैं, आपको ये विस्तार से जानना चाहिए। मित्रों, नॉर्वे के साथ ग्रीन और क्लीन एनर्जी पर बड़ी डील होने वाली है। भारत प्रदूषण कम करना चाहता है, नॉर्वे इस मामले में दुनिया का उस्ताद है। नॉर्वे भारत को विंड एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और कार्बन कैप्चर यानी हवा से प्रदूषण को सोखकर जमीन के नीचे छिपाने की तकनीक देने वाला है। इसके अलावा प्रधानमंत्री की इस यात्रा से भारत को बड़ा निवेश भी मिलने वाला है। मित्रों, नॉर्वे के पास दुनिया का सबसे बड़ा सरकारी फंड है। इसे आप नॉर्वे की महातिजोरी भी कह सकते हैं। नॉर्वे इस तिजोरी से 2.5 लाख करोड़ रुपए पहले ही भारत के शेयर बाजार में लगा चुका है। अब पीएम मोदी और नॉर्वे के प्रधानमंत्री के बीच ये डील हो रही है कि इस पैसे का बड़ा हिस्सा भारत के हाईवे, सोलर पार्क और स्टार्टअप्स में सीधे लगाया जाए, जिससे भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत हो। प्रधानमंत्री मोदी की नॉर्वे यात्रा में हेल्थ केयर और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को लेकर भी डील होने वाली है। भारत की यूपीआई और आधार जैसी डिजिटल तकनीकों को नॉर्वे अपने सिस्टम में शामिल करने पर विचार कर रहा है और बदले में भारत को दवाओं के क्षेत्र में नई रिसर्च तकनीक मिलेगी। इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ पे भारत और नॉर्वे के बिजनेस लीडर्स मिले और उनकी मुलाकात हुई। उसके बाद बहुत सारे एमओयू साइन हुए। पर कहीं ना कहीं मैं आपको बता दूं कि नॉर्वे एफ्टा देशों के साथ है, एक ग्रुपिंग है, और टेपा ट्रेड एग्रीमेंट पिछले साल इंप्लीमेंट हुआ था। इसके तहत $100 बिलियन का निवेश आएगा एफ्टा कंट्रीज से भारत में 15 सालों में। और मेरे सहयोगी सिद्धांत सिब्बल इस वक्त नॉर्वे में मौजूद है और नॉर्वे से वो लगातार अपडेट करते रहेंगे, आपको जानकारियां देते रहेंगे। मित्रों, आगे बढ़ने से पहले आपको भारत और नॉर्वे के एक ऐसे रिश्ते के बारे में भी जानना चाहिए जो बहुत ही कम लोग जानते हैं। नॉर्वे के स्वालबार्ड में भारत का अपना एक स्थायी रिसर्च स्टेशन है जिसका नाम है हिमाद्री। साल 2008 में स्थापित यह स्टेशन नॉर्थ पोल से सिर्फ 1200 किलोमीटर दूर है। यहां भारतीय वैज्ञानिक पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर रिसर्च करते हैं। भारत का यह आर्कटिक मिशन पूरी तरह नॉर्वे के सहयोग से चलता है। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा से भारत के इस मिशन को भी रणनीतिक मजबूती मिलेगी। प्रधानमंत्री की नॉर्वे यात्रा की एक हाईलाइट कल होने वाली तीसरा इंडिया नॉर्डिक शिखर सम्मेलन भी है। यह सम्मेलन क्या है उसे समझने से पहले आपको जानना होगा कि 5 देशों के समूह को नॉर्डिक समूह कहा जाता है। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, डेनमार्क और आइसलैंड मिलकर नॉर्डिक देश कहलाते हैं। तीसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन में इस बार 3 मुद्दों पर चर्चा होनी है। पहला मुद्दा है तकनीक और स्पेस। स्वीडन के एसरेंज स्पेस सेंटर से इसरो का सहयोग बढ़ेगा और नीदरलैंड स्वीडन के साथ सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन मजबूत होगी। दूसरा जो मुद्दा है वो है क्लाइमेट चेंज, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन और क्लीन एनर्जी में नॉर्डिक देश दुनिया में सबसे आगे हैं, जिससे भारत को प्रदूषण घटाने में मदद मिलेगी। और तीसरा मुद्दा है ग्लोबल सप्लाई चेन। यूक्रेन, गाजा और ईरान के संघर्षों के बीच भारत को एक मजबूत आपूर्ति श्रृंखला मिलेगी। डीएनए मित्रों, ये शिखर सम्मेलन कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया में सिर्फ 2 ही ऐसे देश हैं जिनके साथ 5 नॉर्डिक देश मिलकर विशेष शिखर सम्मेलन करते हैं। पहला देश है अमेरिका और दूसरा देश है भारत। मित्रों, आज आपको 43 साल पहले की वो तस्वीर भी देखनी चाहिए जब पिछली बार किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने नॉर्वे का दौरा किया था। मार्च 1983 में नई दिल्ली में नॉन अलाइंड मूवमेंट यानी कि गुट निरपेक्ष आंदोलन का ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन हुआ था, जिसमें इंदिरा गांधी को इस वैश्विक समूह का अध्यक्ष चुना गया था।
इसी नाते वो नॉर्डिक देशों के दौरे पर थी ताकि शीत युद्ध के उस दौर में दुनिया में शांति, परमाणु निरस्त्रीकरण और अमीर गरीब देशों के बीच आर्थिक संतुलन के लिए समर्थन जुटाया जा सके। लेकिन इसके बाद इस सुदूर देश में किसी भारतीय प्रधानमंत्री ने कदम नहीं रखा। पर आज 43 साल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दोनों देशों के बीच की इस दूरी को कम कर दिया है। डीएनए मित्रों, अब हम आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से देश की सबसे बड़ी उपलब्धि का विश्लेषण करेंगे। गृहमंत्री अमित शाह देश के नक्सल मुक्त होने का ऐलान कर चुके हैं, लेकिन आज गृहमंत्री ने उन 3 तारीखों की जानकारी दी जिन्होंने भारत को नक्सल मुक्त बनाने में बड़ा योगदान दिया। एक वक्त नक्सलियों के बड़े हमले के लिए कुख्यात रहे छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से गृहमंत्री ने कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट और नक्सलवाद पर विजय का जिक्र किया और इन चुनौतियों के खात्मे को सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया। आज आपको 6 दशकों से देश के लिए गंभीर चुनौती बने नक्सलवाद के खात्मे पर गृहमंत्री अमित शाह के बयान को बहुत ही ध्यान से सुनना चाहिए। 21 जनवरी 2024 के दिन हमने तय किया था बंद कमरे में कि 31 मार्च 26 के पहले हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे और अगस्त आते आते इसकी सार्वजनिक घोषणा करी और मां दंतेश्वरी की ही कृपा है कि आज हमारा नक्सल मुक्त बस्तर का दिन अंततोगत्वा आ ही गया। मित्रों, गृहमंत्री ने कहा कि जिस समस्या को खत्म करना पूरी जिंदगी में मुश्किल लगता था उसे सिर्फ 3 से 4 साल में समाप्त कर दिया गया। आज इस समस्या को खत्म करने का श्रेय गृहमंत्री अमित शाह ने स्थानीय आदिवासी जवानों को दिया, जिन्हें डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड में शामिल होकर नक्सलवाद की चुनौतियों से निपटने में बड़ी भूमिका निभाई। डीआरजी में बड़ी संख्या पूर्व नक्सली और स्थानीय आदिवासी युवाओं की है, जिन्हें इलाके की भौगोलिक जानकारी होती है, जिससे नक्सलियों के गुप्त ठिकानों तक पहुंचना आसान होता है। और मित्रों, इन डीआरजी के जवानों के साथ मैंने खुद ग्राउंड पे बहुत काम किया हुआ है। निश्चित तौर पर इनसे ज्यादा साहसी कोई हो नहीं सकता। जिस तरीके से नक्सलियों की नाक में दम करके इन्होंने रखा था, नक्सलियों को पकड़ते थे और कह सकते हैं कि एक तरीके से नक्सलियों को काबू करने में जो इनकी महारत थी वो काबिल तारीफ है। डीआरजी के अलावा नक्सल मुक्त भारत अभियान में कोबरा, सीआरपीएफ, बीएसएफ और आईटीबीपी की भूमिका की भी गृहमंत्री ने सराहना की। अमित शाह ने जगदलपुर में शहीदों के परिजनों और नक्सल पीड़ितों के साथ मुलाकात की। गृहमंत्री ने बताया, नक्सल मुक्त भारत के बाद अब अगला चरण विकास, पुनर्वास और हथियार छोड़ चुके नक्सलियों की मुख्यधारा में वापसी का होगा। डीएनए मित्रों, अब हम भारत में चलने वाली पहली बुलेट ट्रेन की पहली झलक दिखाने जा रहे हैं। देश में जिस बुलेट ट्रेन के पहले चरण की शुरुआत अगले साल होने का लक्ष्य रखा गया है, उसकी पहली तस्वीर आज सामने आई। दिल्ली में रेलवे के मुख्यालय रेल भवन में ये तस्वीर लगाई गई है। मित्रों, तस्वीर में ट्रेन बेहद आधुनिक और एरोडायनेमिक डिजाइन में दिखाई दे रही है। ये ट्रेन भगवा, सफेद और काले रंग की है। अगर आप ये सोच रहे हैं कि बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जापान के साथ मिलकर होने की वजह से ये ट्रेन मेड इन जापान है, तो आप गलत हैं। भारत की पहली बुलेट ट्रेन को भारत में ही डिजाइन किया गया है और भारत में ही इसे बनाया जा रहा है। इस काम में भारतीय कंपनियां ही शामिल हैं, यानी ये बुलेट ट्रेन मेक इन इंडिया का मजबूत उदाहरण साबित होने जा रहा है। इसे 280 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार के हिसाब से डिजाइन किया गया है। हालांकि इससे 250 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलाया जाएगा। मित्रों, बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट में बाद में मेड इन जापान ट्रेन भी आएगी। उसकी रफ्तार 350 किलोमीटर प्रति घंटा होगी, लेकिन शुरुआत में मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन चलेगी। ये ट्रेन इसलिए तैयार की जा रही है ताकि जापान से ट्रेन आने में देरी की वजह से प्रोजेक्ट का ट्रायल देर से शुरू ना हो। अगस्त 2027 से इसका ट्रायल रन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। पहले चरण में सूरत से बिलीमोरा के बीच 48 किलोमीटर के हिस्से पर यह ट्रायल रन होगा। भारत में चलने वाली बुलेट ट्रेन का पहला लुक, जी हाँ, ये वो डिज़ाइन है, ये वो तस्वीर है जो भारत में अहमदाबाद से मुंबई के बीच पहली बुलेट ट्रेन चलेगी। रेल मंत्रालय में, रेलवे बोर्ड में इसकी पहली तस्वीर जो लगाई गई है। और सबसे खास बात इसकी ये है कि देखिए, जापान के साथ समझौता हुआ था बुलेट ट्रेन के लिए, लेकिन इस ट्रेन का जो डिज़ाइन है वो भारत में ही किया जा रहा है और इसको जो बनाया जा रहा है ये भारत में ही बनाई जाएगी। लेकिन बुलेट ट्रेन की पहली झलक आते ही कुछ लोग नाराज हो गए। बुलेट ट्रेन में भगवा रंग होने की वजह से उस पर आपत्ति जताई जा रही है। कुछ लोगों को ये रंग भी चुभने लगा है। हमें एतराज नहीं है, लेकिन पूछना चाहता हूं, क्या मुल्क भर में तमाम चीजें, तमाम सरकारी दफ्तर, तमाम सरकारी जो मामलात हैं, जो सरकारी अम्माल हैं, तो रंग दिए जाएंगे? तो बुलेट ट्रेन आए, स्वागत है, इस्तकबाल है।
लेकिन ये मतलब नहीं होना चाहिए कि उसे भी एक धर्म से जोड़ दिया जाए। क्या उसमें मुसलमानों को बैठने की इजाजत नहीं होगी? पूरी ट्रेन को आप भगवा रंग में रंग दीजिए, लेकिन ट्रेन चलेगी कैसे जब तक हरी झंडी नहीं दिखाई जाएगी? क्या दिखाना चाहते हैं? कांग्रेस पे इल्जाम था कि वो मुस्लिम तुष्टीकरण कर रही, तो क्या बीजेपी हिंदू तुष्टीकरण कर रही? ये सब बंद कर दीजिए। मित्रों, जो लोग बुलेट ट्रेन के रंग पर सवाल उठा रहे हैं उन्हें यह भी सोचना चाहिए कि तिरंगे में भी ये रंग है और सबसे ऊपर है। ये रंग देश की शक्ति, साहस और बलिदान का प्रतीक है, इसलिए रंग को किसी एक धर्म से नहीं जोड़ना चाहिए। यहां तक कि वंदे भारत एक्सप्रेस में भी भगवा रंग है और इसमें हर धर्म के लोग सफर करते हैं। वैसे बुलेट ट्रेन परियोजना अहमदाबाद से मुंबई के बीच है और इसकी कुल लंबाई 508 किलोमीटर है। ये कॉरिडोर कुल 12 स्टेशन को जोड़ेगा। परियोजना की कुल लागत 1,08,000 करोड़ रुपए है। इसकी आधारशिला 2017 में रखी गई थी और पूरा रूट 2029 तक शुरू होने की उम्मीद है। प्रोजेक्ट का काम पूरा होने के बाद अहमदाबाद से मुंबई के बीच 7 से 8 घंटे का सफर महज 2 घंटे में पूरा होगा। यानी अगले 3 वर्षों में भारत का पहला बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पूरी तरह से चालू होने की उम्मीद है। डियर मित्रों, बुलेट ट्रेन के बाद आज भारत की कामयाबी की एक और तस्वीर सामने आई। ये तस्वीर है भारत के पहले स्वदेशी मिलिट्री कार्गो प्लेन की, यानी एक ऐसे सैन्य विमान की जो भारत में तैयार किया गया। अब हम आपको मेक इन इंडिया से जुड़ा ये शुभ समाचार बताने जा रहे हैं। इस विमान का नाम है एयरबस C295। C295 को भारत और स्पेन की 2 कंपनियों ने मिलकर बनाया है। अब ये विमान अपने फ्लाइट ट्रायल के लिए तैयार है, यानी विमान के निर्माण के बाद अलग अलग भौगोलिक परिस्थितियों में इसकी उड़ान का परीक्षण किया जाएगा। परीक्षण में पास होने के बाद ये विमान वायुसेना की सेवा में तैनात कर दिया जाएगा। अब तक सैनिकों और सैन्य संसाधनों के मूवमेंट के लिए मुख्य तौर पर ग्लोब मास्टर का इस्तेमाल किया जाता था। ये विमान अमेरिका से खरीदे गए थे। उड़ान के परीक्षण के बाद C295 भी ग्लोब मास्टर के साथ हमारे सैनिकों का सारथी बनेगा। हालांकि ग्लोब मास्टर के मुकाबले ये विमान हल्का है, लेकिन कुछ मामलों में ये ग्लोब मास्टर से भी आगे है। जीवन भी कंपास की तरह दिशाएं बदलता रहता है, कभी नॉर्थ तो कभी ईस्ट, कभी साउथ तो कभी वेस्ट। याद रखिए, दिशाएं चाहे कितनी भी जितनी भी बदल जाएं, लक्ष्य पर टिके रहने वाला इंसान ही एक दिन खुद दूसरों के लिए दिशा बन जाता है।